हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन दी थी मैंने परसों आपको। तो चैप्टर का क्या नाम है? फोर्थ चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स। कल बेटा आपका टेस्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है? सेम टाइम ही रख लेते हैं, तो तैयारी कर लेना पूरे चैप्टर की अच्छे से, इंक्लूडिंग दैट सेल्स बैटरीज वाला टॉपिक और करोजन। एक क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल टाइप भी डालना है सब्जेक्टिव, बाकी तो सारे ही ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज ही हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी कल, ध्यान रखना। एक सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत करोगे तो 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हमने क्या चीज़ पढ़नी है, तो पहले तो वो देख लेते हैं। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसकी तीन चीज़ें हमारे इंटरेस्ट की होती हैं कि वो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कैसी है। स्पॉन्टेनिटी मतलब कि हमने सोचा कि ए बी में बदल जाए, हमने कोई कंडीशन रख ली, टेम्परेचर इतना रख लिया, प्रेशर इतना रख लिया, इनकी कंसंट्रेशन कुछ मेंशन कर दी, तो हमने ये देखना होता है कि इन गिवन कंडीशंस पे जो हम सोच रहे हैं कि क्या वो रिएक्शन फिजिबल है, हो जाएगा अपने आप या नहीं। उसके लिए डेल्टा जी रिएक्शन की यदि नेगेटिव आ जाए तो वो रिएक्शन फिजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। और हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? हमारा इंटरेस्ट होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि कितना का रिएक्शन हुआ है। कितना रिएक्शन होने का मतलब कि सपोज हमने 100 रिएक्टेंट ले लिया, 100 में से वो कितना प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, सपोज करो कि वो 30 प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, बाकी वो ऐसे ही पड़ा है, 70 ऐसे ही रह गया, तो हम बोलेंगे रिएक्शन कम हुआ है। सपोज करो कि 100 में से 70 कंप्लीट हो गया, 70%, तो हम बोलेंगे कि अच्छा रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चला गया। और हमारा इंटरेस्ट लास्ट क्या होता है? रिएक्शन की स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन से हमारा मतलब क्या है? उसका रेट, किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं निखिलेश, मैंने अभी जस्ट शुरू ही कराया, वही जो पिछली बार था वही बता रही हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। हमने ये पढ़ना है कि कोई भी रिएक्शन जो होता है उसके 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं जिनके साथ हम डील करना चाहते हैं। वो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का सीधा सा मतलब है कि रिएक्शन होएगा या नहीं होएगा अंडर द गिवन कंडीशंस। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? तुमने रिएक्टेंट रख लिए कुछ, अब तुम उनको रिएक्ट करा के देखना चाहते हो कि कितना प्रोडक्ट बना। तुम बोलो कि मैम 30% ही रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, बड़ा कम हुआ है। दूसरा, हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन 70% हो गया, तो रिएक्शन अच्छा खासा प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। ये भी हमारा इंटरेस्ट होता है, हमको जानना होता है ये। और हमको क्या जानना होता है? स्पीड, रिएक्शन की स्पीड। वही कि हमने खाना बनाया, हमें पता होना चाहिए कि उसके ख़राब होने का रेट क्या है ना? या हमने इंडस्ट्री में कोई केमिकल बनाना है, हमने अमोनिया बनानी है, हमने सीमेंट बनाना है, हमने बेकिंग सोडा बनाना है, वो रिएक्शन, उनके लिए कुछ रिएक्शन कराने पड़ते हैं हमको। वो रिएक्शन किस रेट से होते हैं भाई? कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट मिलता है, वो पता होगा तब इंडस्ट्री लगाने का फ़ायदा है ना। तो इस चैप्टर में हम ये जो थर्ड एस्पेक्ट है ना, इसके साथ डील करेंगे। ये पहले 2 एस्पेक्ट्स हम ऑलरेडी करके आए हैं +1 में, तो पूरा फोकस हमारा इस चैप्टर में है। तो उसी को हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स जो तुम्हारी ब्रांच है एक, ये केमिस्ट्री की, ठीक है, ये वो वाली ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किसके साथ डील करती है? रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट के साथ डील करती है। और किसके साथ डील करती है? फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स का क्या मतलब है? वही जैसे हमने अमोनिया बनानी है कि मान लो इतना टेम्परेचर रखें तो इस रेट से रिएक्शन होता है, इतना टेम्परेचर रखें तो अमोनिया बनने की स्पीड बढ़ जा रही है, ठीक है, तो रेट उसका बढ़ जा रहा है।
और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में कई रिएक्शन तेज़ हो जाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने से कई रिएक्शंस की स्पीड बढ़ जाती है। और एक चीज़ हमने और पढ़नी है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इन 3 चीज़ों के साथ हमने डील करना है। कौन कौन सी? रिएक्शन का रेट, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसको हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द रेट। हमने 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया था। एक तो वो वाले रिएक्शंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, एक रिएक्शंस जो बहुत स्लो होते हैं, एक रिएक्शन जो मॉडरेट स्पीड से हो जाते हैं। मॉडरेट मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। वेरी फास्ट कौन से रिएक्शंस होते हैं? आयनिक रिएक्शंस। ये हम करेंगे इसका रीज़न भी कि क्यों इतनी जल्दी हो जाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाते हैं, ठीक है। वेरी स्लो जैसे तुम्हारी रस्टिंग हो गई, सालों लग जाते हैं रिएक्शन होने को। मॉडरेट रिएक्शन की एग्जांपल भी होती है जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। अभी तुमको नहीं समझ में आएंगे ये रिएक्शंस क्या लिखे हैं मैंने, मैम ने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स लिख दिया, बट इसका मतलब क्या है ये आगे आएगा सारा। या एक और रिएक्शन होता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये जो बेटा सारे रिएक्शंस हैं ये मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। इतना बताओ आपको, ये मतलब जिसको बोलते हैं द बेस मैं तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, चैप्टर के साथ तुम्हारी इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि आयनिक रिएक्शंस इतने फास्ट क्यों होते हैं। पहले तो अपन देखते हैं कि आयनिक रिएक्शन मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या है। मान लो बेटा मैंने AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ये एक मेरे पास कंटेनर था, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन था। सिल्वर नाइट्रेट बेटा एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट है तो जब तुम इसमें पानी डालोगे, इसका तुम सॉल्यूशन ले रहे हो, इसका मतलब ये आयंस अलग अलग हो जाएंगे। सिल्वर और नाइट्रेट के आयंस हैं यहाँ पे, ऑलरेडी वो आयन बन चुके हैं। अब तुम इसमें क्या डाल रहे हो? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। नमक को पानी में मिला के इसमें डाल रहे हो, सॉलिड सॉल्ट नहीं डाल रहे। तो नमक को पानी में मिला के डाल रहे हो, तो जो सॉल्यूशन तुम इसमें डाल रहे हो उसमें भी आयंस हैं। इतनी बात समझ में आई? प्लीज रिप्लाई। ये सारा क्लियर है ना बेटा जो पीछे पढ़ा के आई हूँ? अब हम क्या देख रहे हैं कि आयनिक सॉल्यूशन जो है, निकलेश कौन सा पॉइंट बेटा आयनिक सॉल्यूशन वाला? माइक से नहीं आवाज आ रही क्या आज? प्लीज स्पेसिफाई मी ओनली देन आई कैन डिस्कस ना। हाँ आयनिक वाला भी बता रही हूँ। देखो आयनिक रिएक्शन है एक, सिल्वर नाइट्रेट में जब तुम NaCl मिक्स करते हो, इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को हम रिएक्ट कराएं तो तुम्हारे पास AgCl बनता है। AgCl के PPT बन जाते हैं। ये रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शन है। और आयनिक रिएक्शन कितने टाइम में होते हैं? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। हमारा पढ़ने का इंटरेस्ट ये है कि आयनिक रिएक्शन इतनी जल्दी क्यों होते हैं, मैं वो समझा रही हूँ तुमको। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें आयंस हैं, इसमें हमने NaCl डाला, इसमें भी आयंस हैं। तो वो ऑलरेडी आयंस में ब्रेक हुई हुई चीज़ें हैं, तो जब तुम उनको मिक्स करोगे ये दोनों फटाफट कंबाइन हो जाएंगे और तुम्हारे पास AgCl के PPT बनेंगे। समझ में आई बात? अब कोई भी रिएक्शन होता है ना बेटा, जैसे हम बोलते हैं A से B बना, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं और प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं।
यही होता है ना, जनरली हम देखते हैं, कोई भी तुम रिएक्शन करा लो। ये बात समझते हो? बोलो। जैसे सिंपल सा रस्टिंग में हमने एक रिएक्शन किया था ना, ये कार्बोनिक एसिड बन गया। अब इसमें जब तुम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाओगे, इनके पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है? तो आयनिक रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक करने का टाइम बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि जब तुम उनके सॉल्यूशंस ले रहे हो, वो ऑलरेडी आयंस बन जाते हैं, तो तुमको ब्रेक करने के लिए उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ता, इसीलिए आयनिक रिएक्शंस विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में हो जाते हैं। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? So I try to explain that why ionic reactions are taking place so fast. So what is the reason कि if we take ionic reactions, जो time bond break करने में लगता है, that is saved. Why? Because we are taking salt, aqueous solution. वो आयन बना के बैठेगा, आयन बनेगा, इसका मतलब टाइम बच रहा है ब्रेक होने में, वो फटाफट प्रोडक्ट बना देते हैं। बोलो बेटा, ऐसे मैं तो आगे चलती जाऊंगी, तुम लोग जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करोगे फिर मुझे पता नहीं ना चलता। तुमको पहले भी समझाया था, समझ में आ गई इतनी बातें? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हम मेन अपनी कहानी पे आते हैं। अब तक तो हम ऐसी भूमिका ही बना रहे थे। मैं कब से रेट ऑफ रिएक्शन बोल रही हूँ, है ना? होता क्या है भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन? अब हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो उसमें स्पीड होती है कुछ, है ना? मान लो हम 30 की स्पीड से जा रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज देखो, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ any one of the reactants or products। अब ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या है देखते हैं। रिएक्शन का रेट, किस चीज का रेट है? चेंज इन कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किस रेट से चेंज हो रही है, उस रेट को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या मतलब है इसका देखते हैं। मान लो कोई हमने हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख लिया R2P, ठीक है? इनिशियल टाइम मान लो T1 था। कितना था? T1 था। तो हम वहाँ पे एक तो ये चीज़ देखना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसको हम कंसंट्रेशन के लिए रखते हैं। इसको हम लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। सपोज R1 क्या है? इट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? और P1 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इनिशियल समझते हो कि हमने शुरू किया रिएक्शन, तो हमने टाइम मान लिया T1, उस टाइम पे R इतना था, P इतना था। हो सकता है P0 भी हो, प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं। या कई बार क्या होता है, ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट हम ले भी लेते हैं फिर रिएक्शन शुरू करते हैं, ऐसी भी कंडीशंस आती हैं। तो हम जर्नल हमने रख लिया कि इनिशियली R1 किसकी कंसंट्रेशन थी? रिएक्टेंट की। और P1 किसकी थी? प्रोडक्ट की। फिर कुछ टाइम बीता, मान लो हमने कोई रिएक्शन लगा के छोड़ दिया लैब में, और हम 1 घंटे बाद उसकी रीडिंग लेने आए हैं, तो ये टाइम स्पैन हो गया। जैसे 3 बजे रिएक्शन लगाया, वो T1 है, 4 बजे रीडिंग देख रहे हैं तो वो T2 है। तो कंसंट्रेशन दोनों की बदली होगी, चेंज्ड होगी। तो R2 क्या रख लेते हैं? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
एंड P2 क्या रख लेते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये देखो, मैं मान लो डेल्टा टी पूछूं तुमसे, डेल्टा टी क्या होगा बेटा, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मतलब 3 बजे रिएक्शन लगाया, 4 बजे रीडिंग देख रहे हो, तो कितने टाइम गैप है, 1 घंटे का, तो उसको डेल्टा टी लिखते हैं, T2 माइनस T1। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब मैं बोलूं डेल्टा आर, दिमाग लगा के बताना डेल्टा आर मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ। डेल्टा चेंज को डिनोट करता है, सोचो जरा, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। यस, डेल्टा आर क्या होगा बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इजंट इट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यस, जशन ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बदली, तो वो किसके बराबर होगी, फाइनल माइनस इनिशियली लेने आपा कोई भी चेंज। सिमिलरली डेल्टा पी क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही लेनी है, चाहे वो घटी है चाहे वधी है, वो आप फिर देखांगे। इतना समझ में आया तुमको? यस मैम। ठीक है, अब देखो आगे। अब मुझे अगला पेज यूज करना पड़ेगा, बट इन सारी चीजों को मैं यूज करूंगी, देखना। R2P था हमारे पास, हम क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा लिखते कैसे हैं, देखना। हमने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। रिएक्टेंट केड़ा आर है, प्रोडक्ट केड़ा पी है, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन की लिख सकती हाँ, देखना। अभी आपको पहली बार कर रहे हो, नया नया लगेगा, फिर ये बहुत आसान लगेगा। अभी ये क्या लिख दिया मैंने, लेट्स फोकस ऑन दिस कि इसका क्या मतलब है। जैसे स्पीड लिखते हो, स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसी तरह हम अब भी किसी स्पीड के साथ डील कर रहे हैं। रेट का मतलब क्या है, एक तरीके की स्पीड ही है, चेंज है। किसकी चेंज है, रिएक्शन किस रेट से आगे बढ़ रहा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम करेंगे। तो बेसिक रेट का रेट जिमें आप स्पीड लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो रेट की लिखांगे, रेट लिखांगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ये बात समझे? रिएक्शन का रेट किस चीज़ का रेट है, चेंज इन कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन, या तो रिएक्टेंट की या किसकी, प्रोडक्ट की। इनकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम, जैसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम, कितनी कंसंट्रेशन बदली। जैसे मैं सिंपल भाषा में बात करूं, ए से बी मान लो, शुरू हमने A100 से किया सपोज, ठीक है, T1 टाइम पे, फिर T2 टाइम में मैंने देखा। अब तुम सोचो, तुम रिएक्शन कर रहे हो, ये रिएक्टेंट 100 लिया था, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता जा रहा है, तो ये कम होएगा ना कुछ टाइम बाद। मान लो ये रह गया, सपोज करो ये 30 रह गया, कम हो गया, तो कितना कम हुआ, फाइनल 30 इनिशियल 100। ठीक है, कितना टाइम लगा, T2 माइनस T1। ये हो जाएगा, ऊपर क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, नीचे की है टाइम टेकन। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यस मैम। अब देखो मैंने जर्नल लिखा, अब हर बार मैं वैल्यूज लेके तो समझा दिया मैंने, तो चेंज को हम डेल्टा आर लिखते हैं, टाइम चेंज को क्या लिखते हैं, डेल्टा टी। अब ये प्रोडक्ट की भी इसी तरह कंसंट्रेशन, ये मान लो शुरू में 0 थी और T2 टाइम में ये मान लो 70 हो गई, ये बढ़ेगी, प्रोडक्ट बनेगा ना कुछ टाइम बाद तो ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट खत्म होएगा इसलिए कम होगा। इसकी कितनी कंसंट्रेशन बदली, 70 माइनस 0, टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
अपॉन टाइम टेकन। सो रेट ऑफ रिएक्शन व्हाट इज इट? इट इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका भाई? या तो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, अपॉन टाइम टेकन। इसमें किसी को डाउट? ये चीज क्लियर हो गई सबको मैंने कैसे लिखा है? और स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। डेल्टा क्या है? चेंज। अब एक चीज बताओ मुझे, मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, क्या तुम इसका रीजन बता सकते हो? सोचो जरा, मैं तो फिर बताऊंगी। देखो क्या रीजन है, डिस्कस करते हैं हम लोग। बेटा जी आप स्पीड की गल करते हैं है ना, हम पॉजिटिव क्वांटिटी होती है स्पीड एक, इसी तरह रिएक्शन जो रेट का रेट नहीं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नहीं है, कुछ और है, मैं बताती हूँ। रिएक्शन का जो रेट है उसको भी हम एक पॉजिटिव ही लेके चलेंगे ना। जैसे स्पीड हम लेते हैं 30 है 40 है, हम -30 स्पीड तो नहीं लेते है ना। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन भी हमेशा हमको पॉजिटिव में लेना पड़ता है। फिर हमने नेगेटिव क्यों लगाया, समझ में आएगा आपको यहाँ से। अब मैंने लिखा फाइनल कितना था, ए की बात करूँ मैं, ए मेरा रिएक्टेंट है। याद रखियो बेटा रिएक्टेंट हमेशा टाइम दे नाल घटेगा, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ है ना। रिएक्टेंट मतलब ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟੇਗੀ, कम होगी वो। तो वो पहले 100 थी, फिर 30 रहेगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल 30 माइनस 100 करोगे तो ये चीज़ नेगेटिव में आएगी ना, -70 अपॉन टाइम, तो चलो जितना भी लगेगा, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। रेट आपका माइनस में आ गया, बट रेट हमने माइनस लेना नहीं, तो एक हम माइनस खुद से लगा देते हैं ताकि रेट कभी भी माइनस में ना आए, रेट हमेशा पॉजिटिव ही आए। मेरी बात समझे क्या नहीं समझे? ना हम माइनस ये खुद से लगाते तो आंसर माइनस में आता कि नहीं आता? बोलो। एक और एग्जांपल ले लो, चलो दोबारा R2P कर लो। R क्या है? रिएक्टेंट, P क्या है? प्रोडक्ट। मान लो मैंने T1 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन 200 लिया, ये 0 था, प्रोडक्ट कुछ नहीं बनया, सारे का सारा रिएक्टेंट सी। कुछ टाइम के बाद ये 100 रह गया, अभी इसको बाद में देखेंगे, इसको तो इसकी कंसंट्रेशन में कितनी चेंज आई निखिलेश? चेंज कैसे लिखूं मैं? -100। हाँ -100, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। फाइनल माइनस इनिशियल करना है ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲਿਖਦੇ ਆ। फाइनल 100 है, इनिशियल कितना सी 200, तो चेंज इन कंसंट्रेशन -100 आ गई। नाउ वी वांट टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट हमें पता है क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखो, अपॉन टाइम टेकन। कितनी कंसंट्रेशन से चेंज आई? -100। कितना टाइम लग गया? इन्ना। तो नैट का आंसर तो माइनस आ जाऊगा, बट हमने कोई भी रेट माइनस में नहीं लेना होता, रेट हम माइनस में नहीं लेते, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम एक खुद से माइनस लगा देते हैं। इसीलिए रिएक्टेंट के साथ हमेशा माइनस लगाया जाता है रेट में, और प्रोडक्ट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत? इधर तो दस दो हूँ, इतने प्लस क्यों है? बोलो बेटा, प्रोडक्ट हमेशा ਵਧੇਗਾ ना, प्रोडक्ट है वो, तो ये जो शुरू च 0 सी तो कुछ टाइम बाद 100 बन जाएगा, तो यदि कंसंट्रेशन कितनी चेंज आई? +100। किन्ने टाइम च आई? T2 - T1, तो ਇਹਦਾ रेट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, सानू कुछ भी करन दी इत्थे ज़रूरत नहीं है। तो माइनस साइन सानू सिर्फ किदे नाल लाना पएगा जशन, किदे नाल लाना पएगा माइनस साइन? ये भी क्वेश्चन आता है कि माइनस क्यों लगाते हैं, रिएक्टेंट नाल लाना पएगा, बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्ट नाल नहीं लाना पैंदा, वो तो हमेशा खुद ही पॉजिटिव ही होएगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा बनेगा टाइम नाल। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इट्स वेरी नेचुरल। ठीक है, फिर दोबारा एक बार आते हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं आप केमिकल काइनेटिक्स।
केमिकल काइनेटिक्स में हमने क्या पढ़ना है? हम सबसे पहले सीख रहे हैं कि रिएक्शन के रेट से क्या मतलब है। रिएक्शन के रेट से क्या मतलब है कि उस रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की में कितनी चेंज आ रही है पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन जब भी वर्ड आता है, क्या तुम्हारे दिमाग में अब ये चीज आने लग गई, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन? ये चीज ਤੁਹਾਡੇ दिमाग च आनी चाहिए ਜਦੋਂ भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन बारे गल करूंगी। ये चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। रेट ऑफ रिएक्शन ਨਾਲ बहुत ज़्यादा ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। रिएक्शन ਦਾ रेट, किस रेट ਤੇ कोई भी रिएक्शन हो रहा है, किस स्पीड ਤੇ हो रहा है, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰੱਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ? ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ? ਸਪੀਡ ਦੇ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, है ना? क्यों होते हैं ये यूनिट? क्योंकि ऊपर डिस्टेंस रखते हो, नीचे टाइम रखते हो। इसमें ऊपर क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। हाँ, नीचे टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब है तो कंसंट्रेशन ही ना। कंसंट्रेशन के यूनिट्स के होंगे हैं हरगुण। सोल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़े थे कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी में देखते हैं ना बेटा। मेन तो मोलैरिटी मतलब क्या? मोल पर लीटर। नीचे क्या आ गया? टाइम। टाइम मेनली असी सैकेंड च देखते हैं, नैचुरली मिनट आवर में भी देख सकते हैं बट मोर कॉमन है सैकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन के ओवरऑल यूनिट क्या बने? मोल पर लीटर पर सेकेंड। कितनी कंसंट्रेशन कितने टाइम में बदल रही है, अपने दिमाग में फीड कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो बस। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है दिमाग च लियाइए, कोई भी रिएक्शन है, कोई इंडस्ट्री लाइए आप, ठीक है, अमोनीया केड़े रेट ते बन रही है, कोई सीमेंट केड़े रेट ते बन रही है, खाना केड़े रेट ते बन रहा है, खाना खराब केड़े रेट ते हो रहा, असी कोई चीज़ बना के रखी है, ऑल दैट कम इन केमिकल रिएक्शंस। रेट मतलब उसकी कंसंट्रेशन में कितनी चेंज आ रही है, किसकी? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, कितने टाइम में। अब मुझे बताओ, सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई गैशियस रिएक्शन है, जैसे अमोनिया की बात करी, तो गैस की कंसंट्रेशन बेटा आप प्रेशर की टर्म में लिखते हैं। गैस की जो कंसंट्रेशन होती है वो प्रेशर की टर्म में देखते हैं। प्रेशर की टर्म में कैसे? कि मान लो जी जब हमने रिएक्शन शुरू किया, नाइट्रोजन हमने 100 एटमॉस्फेयर ली या 100 पास्कल ली या 100 बार ली, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि गैस है तो इसकी कंसंट्रेशन हम प्रेशर में मेजर करते हैं। और कुछ टाइम के बाद इसकी ये 50 एटमॉस्फेयर रह गई, तो कितना चेंज आया? 50 का। बट 50 मोल पर लीटर नहीं आई है, 50 एटमॉस्फेयर। तो गैसियस रिएक्शन होगा तो कंसंट्रेशन हम प्रेशर की टर्म में देखेंगे। तो यूनिट्स फिर क्या बन जाएंगे? ऊपर प्रेशर, प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर मेन यूनिट होंगे ने, बार भी हो सकते हैं वैसे, पास्कल भी हो सकते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। तो यूनिट बन गए एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या बार पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या होता है प्रेशर का? इतना तो बता दो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो। पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। गुड, उसको पीए लिखते हैं। आपको इनके कन्वर्जन्स आते हैं? किए हमने वैसे। एक एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल होता है? कहाँ पे पढ़ा था बताना, देखूं कितना याद है। हेनरी लॉ में पढ़ा थे हम लोग, 101,325 पास्कल। अप्रॉक्स करके इसको इतना ही लिखते हैं। एक एटमॉस्फेयर में इतने पास्कल होते हैं, ठीक है। और एक एटमॉस्फेयर में बार कितने होते हैं? 1.01325 बार।
ऑलमोस्ट बेटा बराबर हुंदा एटमोसफेयर ते बाहर थोड़ा जा फर्क है, बाहर थोड़ा जा घट हुंदा, एटमोसफेयर थोड़ा ज्यादा है। एक बार विच 0.987 एटमोसफेयर है। ओके यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। लिख लेना बेटा, थोड़ा सारा लिख ही रहे होगे आई होप सो। बाकी मैं आपको इसको ये सारा भेज दूंगी एंड नोट्स के पिक्स भी भेज दूंगी। अगला टॉपिक है हमारा, बहुत आसान है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। इसका क्या मतलब है? एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट, ये क्या होता है? रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, बार बार नहीं लिखते, पता ही है। इसके लिए एक एग्जांपल मैं पहले बताती हूँ। जैसे मान लो हम कोई ट्रिप पे गए हैं, ठीक है, कार से, ये कार है, तो हमने सपोज करो कोई डेस्टिनेशन ए से शुरू किया, बी पे पहुंच गई हमारी गाड़ी। कछुआ ज्यादा लग रहा है वैसे, है ना? चलो सपोज करो कि हमने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और हमने बताया किसी को, किसी ने पूछा कि कितनी स्पीड रही, कितनी स्पीड से गए, तो हमने बोला कि मान लो जी 70 की स्पीड पे गए, 70 किलोमीटर पर आवर गए, जस्ट सपोज। तो तुमने जो स्पीड उनको बताई, क्या वो, अच्छा ऐसे करो, 200 किलोमीटर का स्ट्रेच था सपोज, क्या वो पूरे 200 किलोमीटर में हर मोमेंट पे इतनी स्पीड रही होगी, या ये एवरेज स्पीड थी, या हर पल पे इतनी स्पीड थी? मान लो मैं तुमको बोलती कि तुमने 10 बजे ट्रैवल शुरू किया और सपोज करो तुम शाम को पहुंचे 6 बजे, तो पूरे मतलब जो टाइम इंटरवल था, हर मोमेंट पे इतनी स्पीड होगी, या ये एवरेज स्पीड होगी? हो सकता है किसी पल तुम 150 की स्पीड पे भी जा रहे हो सकता है ब्रेक लगा के किसी पल तूने 30 की स्पीड भी कर दी हो। तो तुम ये जो स्पीड बताओगे कि हमने 70 की स्पीड पे ड्राइविंग की, तो ये स्पीड कौन सी है? ये एवरेज स्पीड है। इसी तरह एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है वो देखते हैं। एवरेज तो तुमको समझ में आ गया। अब मैं तुमको बोलूँ कि मुझे बताओ तुमने 10 बजे ड्राइविंग शुरू की, कि जब 1 PM था, 1 बजे दोपहर को तुम्हारी कितनी स्पीड थी एग्जैक्ट मुझे बताओ, उस टाइम कितनी स्पीड थी? तो हम बोले जी उस टाइम हम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहे थे एग्जैक्ट 1 बजे। तो वो हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, उसी पल पे एक खास मोमेंट पे कितनी हमारी स्पीड थी। क्या तुम फर्क समझ गए एवरेज और इंस्टेंटेनियस में? बोलने की कृपा कर दो अब। मैम ये एवरेज वाला दोबारा बताना। इंस्टेंटेनियस वाला समझ आ गया? वो आ गया। एवरेज है बेटा, देखो सीधी जी गल है, दोबारा आवाज नहीं आई थी मैम इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा इशू रहता ही है ऑनलाइन में। सिंपल सी बात है, हमने 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए से बी गए हम कहीं घूमने, ठीक है, कार से गए और हमने किसी को बताया कि हम 70 की स्पीड पे गए। तो क्या मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो स्पीड बताई हमने उनको, पूरे 200 किलोमीटर में हर टाइम पे हमने इतनी स्पीड रखी होगी, या ये एवरेज स्पीड होगी? हो सकता है किसी पल हम 100 की स्पीड से जा रहे हो सकता है किसी पल हम 30 की स्पीड से जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना? कभी गाड़ी को ब्रेक भी लगानी पड़ेगी, कभी हम बहुत तेज भी चलाते हैं, तो हम जो स्पीड बताते हैं वो एवरेज स्पीड होती है। 200 किलोमीटर कितने टाइम में कवर किया, 200 अपॉन टाइम टेकन स्पीड आ जाएगी। समझ आई अब? यस मैम।
और इंस्टेंटेनियस क्या है कि पर्टिकुलर टाइम पे 1 बजे कितनी स्पीड थी पर्टिकुलर उस मोमेंट पे बताओ, तो वो इंस्टेंटेनियस है। ऐसे ही रेट है, आर पी में बदल रहा है। हमने रिएक्टेंट का ग्राफ बना लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की। अच्छा मुझे इतना बताओ, फटाफट जवाब देना, मैं बार बार नहीं पूछूंगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में ज़्यादा होगी, बाद में कम होगी, इज इट ओके, या उल्टा होगा? रिएक्टेंट की पहले वाला कंसंट्रेशन, मैम होगा, रिएक्टेंट तुम स्टार्टिंग में ज़्यादा लोगे तो तो कंसंट्रेशन इस घटेगी एक्सिस मैम। घटेगी, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये समझते हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसा आएगा, concentration versus time graph. If we want to draw it for product, it will be like this. दोनों के स्लोप ऐसे ऐसे आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ता है रिएक्टेंट कम होता है। ठीक है, अभी हम एवरेज रेट की बात कर रहे हैं रिएक्टेंट को लेके। सपोज करो किसी टाइम t1 पे हमने कंसंट्रेशन देखी रिएक्टेंट की, मान लो x1 थी, फिर हमने t2 टाइम पे चेक की तो कंसंट्रेशन कितनी निकली, x2। ठीक है, रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ। तो रेट क्या लिखते हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला अभी हमने सीखा है। इसको करो, पहले रिएक्टेंट देख लेते हैं फिर देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। कितनी चेंज आई कंसंट्रेशन में? x2 माइनस x1 अपॉन क्या लिखेंगे, और एक माइनस खुद से लगा देंगे क्योंकि हमने कंसंट्रेशन किसकी देखी है? रिएक्टेंट की। जो कम होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लगाते हैं। बट ये जो रेट होगा इट विल बी एवरेज रेट। एवरेज रेट इज बेसिकली ओवर अ टाइम इंटरवल, टाइम गैप। क्या है, तुम ये बात समझ गए ग्राफ से कैसे देखना है? Yes, ma'am. Okay, now I'm going to start the new meeting. Rejoin that. Now what will happen in case of product? We will get graph like this. Now suppose again at time t1 the concentration is x1, and at time t2 concentration increases. Why increases? Because we are taking product, it becomes x2. Now rate of reaction क्या होगा? ये change in concentration of product upon time taken. क्या लिखे यहाँ पे बताना, चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ है? Yes, what is the change in concentration? x2 minus x1. x2 minus x1। नीचे क्या लिखेंगे? t2 minus t1. क्या यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, Because it is already positive quantity, because we are dealing already with the product concentration which increases with time, so its rate will automatically be positive. No need to put a extra sign to make it positive. ठीक है, तो ये भी जो रेट था ये एवरेज है। एवरेज रेट मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम गैप के बीच में देखना है हमको। ठीक है, अच्छा तुम लोग ये फिजिक्स में पढ़ते हो ना, एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये पढ़ते होते हो फिजिक्स में। इसका मतलब क्या होता है अप्रोचेस टू जीरो?
rate average becomes rate instantaneous. डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो का क्या मतलब है? डेल्टा टी क्या था? टाइम गैप, कि जैसे 1 घंटे में हम देख रहे हैं कि 1 घंटे पे इतना कंसंट्रेशन बदला, तो हम उसको क्या कर दे रहे हैं, टाइम गैप को हम कम करी जा रहे हैं। कम करने से क्या होगा? कम करने से वो उसी मोमेंट में बदलता जाएगा। एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, जैसे हम बोल रहे थे कि हमने 10 बजे शुरू स्टार्ट की सुबह और हम शाम को 6 बजे पहुँचे, ठीक है, उसमें हमने एवरेज स्पीड देखी, फिर हमने बोला कि नहीं हमें तो 1 बजे, पर्टिकुलर 1 बजे बताओ कितनी स्पीड थी, तो 1 बजे में तो कोई टाइम गैप नहीं है ना। डेल्टा टी जब भी ज़ीरो हो जाएगा, एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। अच्छा, इसमें तुम लोग फ़र्क समझते हो? बताओ, डेल्टा टी और डी टी में। फिजिक्स में बहुत पढ़ते हो ना, डिफ्रेंशिएशन में ये डी यूज़ करते हो, क्या मतलब होता है उसका? हम डीटी में स्मॉल टाइम जब लेते हैं कोई तो बहुत ज़्यादा कम डेल्टा कर टी दिया उसको। डेल्टा टी मतलब कुछ फाइनाइट टाइम था, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, ये हमने उसको रिड्यूस करके एट दैट उसी मोमेंट पे, जब उसी मोमेंट का यूज़ होगा तब हम डी लिखते हैं। डेल्टा का मतलब होता है बड़ी चेंज, डी का मतलब होता है बहुत 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 कम, वो चीज़ है। तो अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है तो वही चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, बट हम अब उसको डेल्टा आर और डेल्टा टी नहीं लिखेंगे, डी आर अपॉन डी टी लिखेंगे या डी पी अपॉन डी टी लिखेंगे। समझ गए ना तुम लोग? पहले मैं क्या लिखती आ रही थी, मैं ऐसे लिख रही थी ये, या मैं डेल्टा पी लिख रही थी, या मैं डेल्टा टी लिख रही थी। अब मैंने बहुत कम कर दिया उसको, क्वांटिटी को, इसीलिए वो डेल्टा में आ गया, सॉरी डी में आ गया। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है उसी मोमेंट पे। तो ग्राफ में वो कैसे निकालते हैं? रिएक्टेंट का ग्राफ है तो हमें पता है कि इसकी स्लोप ऐसे आती है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम से कम होती है। तो रेट हमेशा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से ही निकलते हैं। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, समथिंग लाइक दिस। नाउ प्रीवियस में हम कुछ टाइम गैप ले रहे थे, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द रेट एट दिस मोमेंट। इस टाइम पे मेरा कितना रेट था, इस टाइम पे 1 बजे है जब मेरी कंसंट्रेशन इतनी है, तो हम क्या करते हैं इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं टू दैट पॉइंट। ये मेथड है रेट निकालने का। जिस पल पे तुम लोगों ने, जिस मोमेंट पे रेट निकालना है, उस पॉइंट पे टेंजेंट टू दैट पॉइंट ड्रॉ कर लो और उसका स्लोप ले लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे इस मोमेंट पे रेट कितना होगा, इस टेंजेंट की स्लोप, स्लोप क्या होता है तुमको पता है, tan थीटा। ये पॉइंट मान लो O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर OA, ये थीटा ना, OA अपॉन OB, ये tan थीटा होगा जो कि स्लोप है, जो कि किसके बराबर निकल के आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। समझ में आ गई बात? इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालना है? बोलो बेटा, जिस पॉइंट पे बोलेगा ना निकालने के लिए, बोलेगा इस टाइम पे निकालो, तो तुम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकाल देना। इस पॉइंट पे बोलेगा तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करके उसका स्लोप निकाल देना। अब मान लो ये प्रोडक्ट में करना हो, फिर कैसे करोगे? प्रोडक्ट में कैसा स्लोप आता है, ग्राफ की ऐसी बनती है। इसमें हमने रेट निकालना है इस टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। वैसे ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ग्राफ बनाने तो नहीं आते बोर्ड में केमिस्ट्री में, तो
बट कोई रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकता है, इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ। ये स्लोप ड्रॉ कर ली मैंने। अब इसकी हमको ये टेंजेंट ड्रॉ कर ली, इसकी स्लोप लेनी है। कर लो बस, आता है तुमको। अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि मैम ने ट्रायंगल कैसे बनाया। मान लो मैं इतना भी कर देती तो रेशो तो सेम ही रहती ना, टेन, ये तो एंगल तो सेम है, इतना तो मैथ आता है। इसको अपॉन इसको ले लेते। समझ में आ गई बात? इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट आ गया बेटा, बोल दो अब। यस मैम। तो अब तक हम इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा है हमारा। हमने क्या क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि इस चैप्टर में हमने किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ना है, उसका रेट क्या होता है। तो पहले हम वही सीख रहे हैं कि रेट क्या है। रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। और उस रेट के यूनिट्स क्या है? कंसंट्रेशन के यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड, या पर आर, या पर मिनट। गैस होगा तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड लिखेंगे या बार पर सेकेंड लिखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट एंड व्हाट इज़ एवरेज रेट। उनकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, यदि हमें ग्राफ दिया तो हम उसको कैसे देख सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ और है जो आपको सीखनी है। तो अगली हेडिंग लिखो, एक्सप्रेसिंग rate of reaction in terms of different reactants and products। इसका क्या मतलब? हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहे हैं। अच्छा, ये चीज जानते हो क्या होती है? स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इसमें ए और बी के स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं, क्या क्या हैं? 1 1 है। ये जो आगे लिखते हैं बैलेंसिंग के लिए उसी को बोलते हैं। नाम भारी है, चीज भारी नहीं है। इसका स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका 3 है। इनका बड़ा रोल है इस टॉपिक में। ठीक है, अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? रिएक्टेंट कौन है? ए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ डेल्टा नहीं यूज करना, डी यूज करांगे। ए दी कंसंट्रेशन कितनी चेंज आई, क्योंकि रिएक्टेंट है इस करके मैं माइनस पाया। या बी दी कंसंट्रेशन च कितनी चेंज आई। ठीक है, यही सीखे ਅਸੀਂ ਹੁਣ तक, बट देयर विल बी लिटिल बिट डिफरेंस हियर। क्या डिफरेंस होगा मैं लिखती हूँ, तुमको फिर पता लगेगा। क्या किया मैंने, इनके जो जो कोफिशिएंट थे वो नीचे डिवाइड में लगा दिए, है ना। पहले क्यों नहीं मैंने लगाए थे फिर? क्योंकि पहले जब मैंने तुमको समझाया था, मैंने R2P लिया था, मैंने इनके कोफिशिएंट एक एक ही माने थे तब। यहाँ पे भी एक एक है तो एक एक लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पावर में नहीं आएंगे, मैं अभी समझाती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया और इसका मतलब क्या है। पहले तुम देखो कि करना क्या है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा ये, यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन है। अब कोई हमसे पूछे रेट ऑफ, अच्छा एक चीज, एक एग्जांपल लेते हैं मैं और इससे इजी करके, उससे और बेटर समझ में आएगा। देखो जरा, मैं रीजनिंग समझा रही हूँ तुम लोगों को कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है। तो यहाँ पे इसके 2 मोल
खत्म हो रहे हैं तो इसका 1 मोल बन रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है। इतना तो समझते हो। अब मान लो मैं 10 सेकंड ये रिएक्शन देख रही हूँ, मैंने देखा कि 10 सेकंड में इसके 2 मोल खत्म हो गए, यूज हो गए, इसका 1 मोल बना और इसका 1 मोल बना। तो तुम लोग क्या ये समझ पा रहे हो कि रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एच आई के खत्म होने का रेट, एच आई किसी रेट से खत्म हो रहा है ना बेटा, रिएक्शन में यूज हो रहा है, वो किस रेट से खत्म हो रहा है, उसके 2 मोल, अच्छा 10 सेकंड को छोड़ो, 1 सेकंड ले लो इजी बनाने के लिए, उसके 2 मोल 1 सेकंड में खत्म हो रहे हैं, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 बन रहा है किसी रेट से, कितना बन रहा है वो 1 मोल बन रहा है 1 सेकंड में, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2 किस रेट से बन रहा है, वो भी 1 मोल बन रहा है 1 सेकंड में। इतना तो समझ गए होगे, बड़ा आसान है ये तो इसका जो रेट है वो डबल था, इसके खत्म होने का रेट इनके बनने के रेट से डबल था, बट हमको क्या लिखना था, हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो इन तीनों को किसी ढंग से बराबर करना पड़ेगा ना, तो हमने इसके रेट को 2 से डिवाइड कर दिया ताकि ये भी 1 मोल पर सेकंड आ जाए। इसीलिए जब मैं लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी देखना, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, मैंने क्या बोला है कि जब हमको रिएक्शन का रेट लिखना है, पूरे रिएक्शन का रेट लिखना है, तो जो जो कॉफिशिएंट है उनसे डिवाइड कर देना, अदरवाइज तो तुमको लिखना आता ही है। वो मैंने क्यों डिवाइड किया है, मैं उसका रीजन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों, ये 2 मोल 1 सेकंड में यूज हो रहे हैं, ये 1 मोल 1 सेकंड में बन रहा है, ये भी 1 मोल 1 सेकंड में बन रहा है, तो इनके बनने का रेट आधा है इसके खत्म होने से, या मैं बोल लूँ इसके खत्म होने का रेट डबल है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसलिए डिवाइड किया ताकि तीनों को इक्वल करके लिखा जा सके। समझ में आई? इसीलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 से किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी 1 थे। देखो रीजनिंग समझ में आती है तो ठीक है, कोई रीजनिंग नहीं पूछने वाला भी क्यों डिवाइड किया, अदरवाइज बस ये याद रख लो जब रिएक्शन का रेट लिखना है तो ये डिवाइड करने हैं, वैसे रीजनिंग समझ में आ जानी चाहिए, बहुत आसान है। अब इसमें एक और चीज है, कोई तुमसे अकेला पूछे, क्वेश्चन में ऐसे भी आता है फाइंड, या तो पूछेंगे फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फिर तो ऐसे लिखना है, मान लो ये आ गया फाइंड रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ HI के खत्म होने का रेट बताइए, तो वो सिर्फ ये बोल रहा है ये निकालो, फिर नहीं डिवाइड करना होता, याद रखना ये बात। जब कल्ले कल्ले का रेट पूछे, इकल्ले किसी रिएक्टेंट का पूछा, या किसी प्रोडक्ट के बनने का रेट पूछा, इसका पूछ लिया इसका पूछ लिया, तो डिवाइड नहीं करना, जे रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो डिवाइड करना, ठीक है। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ आंसर करना है या इस ਦਾ करना है, बराबर आएंगे। जे पेपर च आ गया रेट ऑफ फॉर्मेशन कड्डो जी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी कर निकाल लो, इसका मतलब वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है। यू गॉट माई पॉइंट? Yes, ma'am. ये समझ में आएगा, ओनली देन वी कैन प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आई कैन रिपीट, otherwise I want yes from everyone, if you have doubt then please ask, ठीक है। Yes, ma'am. तो कल टेस्ट देना, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर इसको हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। ओके बेटा, फिर कल मिलते हैं, टेक केयर।